हेलो फ्रेंड्स। आज की हमारी क्लास BLI 221 पर है। BLI 221 की बुक ब्लॉक 1, इस पर आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। पुस्तकालय, सूचना एवं समाज, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड सोसाइटी। तो ब्लॉक 1 में कुछ यूनिट दिए गए हैं, यूनिट 1, 2, 3 एंड 4। तो इन्हीं के बारे में आज हम जानेंगे। आज की क्लास में हम लोग यूनिट 1 के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारी यूनिट 2 पे होगी। देन इसी तरह से आगे यूनिट 3, यूनिट 4, उसके बाद हम BLI 221 की ब्लॉक 2 बुक को लेकर के आएंगे। ठीक है, इसी तरह हम एक एक करके सारी बुक को कंप्लीट करेंगे। तो सभी लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए। आज जो कुछ भी मैं इस नोट्स में आपके लिए लेकर के आई हूँ, सारी ही चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो सारी चीज़ें आपको नोट करते हुए चलनी है और एग्ज़ाम के टाइम पर आपको केवल इस नोट्स को रिवाइज़ करने की ज़रूरत होगी। उसके बाद आप एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। चलिए, तो फर्स्ट हम लोग आ चुके हैं यूनिट 1, पुस्तकालय, सूचना एवं ज्ञान आधारित समाज, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज बेस्ड सोसाइटी। इसमें हम लोग देखेंगे आधुनिक समाज क्या है और इसके क्या क्या विशेषताएं हैं, इससे रिलेटेड सब कुछ। ठीक है, तो मॉडर्न सोसाइटी, हम एक नए युग में रह रहे हैं जिसमें एकीकृत और स्वयं जगत समाज की शुरुआत हो रही है। वर्तमान समय के साथ रहने वाले लोगों का समूह आधुनिक समाज कहलाता है। ये शिक्षा, प्रौद्योगिकी, उद्योग और शहरी जीवन पर आधारित होता है। आगे बढ़ते हैं, आधुनिक समाज के अभिलक्षण और उसकी विशेषताओं पर बात करते हैं। तो इसकी पहली विशेषता देखेंगे, उन्नत उद्योग और प्रौद्योगिकी। इसमें बहुत जटिल और उन्नत औद्योगिक और प्रौद्योगिकी प्रणालियां होती हैं। ये स्वयं चालन से परिपूर्ण होता है, जिसके संचालन में मानवीय भूमिका कम से कम होती है। इसमें नई नई तकनीकें, मशीन, कंप्यूटर इत्यादि शामिल होते हैं। आगे आते हैं शहरीकरण। आधुनिक समाज में हमें देखने को मिलता है शहरीकरण। शहरीकरण क्या होता है, आइए जानते हैं। आधुनिक समाज शहरीकरण का एक मॉडल है। इसमें लोगों की रहने की आवश्यकता को पूरा करते हुए समाजों, कस्बों, आवासीय क्षेत्र की स्थापना की जाती है। आधुनिक समाज में ग्रामीण क्षेत्रों के लोग शहर की ओर जाते हैं, वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं और वहीं पर काम करने लगते हैं। इसे ही हम शहरीकरण कहते हैं। इसके बाद आते हैं उच्च जनसंख्या का दबाव। आधुनिक समाज में शहरों में लाखों की संख्या में लोगों के होने के कारण जनसंख्या का आकार बढ़ता जा रहा है, विशाल होता जा रहा है, जो कि आधुनिक समाज का एक हिस्सा माना गया है। आगे आते हैं रोजगार के अवसर। रोजगार के अवसर समाज, औद्योगिक और आर्थिक संगठनों की धुरी होते हैं। इन कंपनियों के कार्यालय इन्हीं समाजों में स्थित होते हैं, जिसके कारण शिक्षित और अर्धशिक्षित और तकनीकी रूप से प्रशिक्षित लोगों के लिए रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध होते हैं। आगे बढ़ते हैं शहरी सुविधाओं की तरफ। आधुनिक समाज के अभिलक्षण में शहरी सुविधाएं शामिल हैं, जैसे कि गैस, बिजली, एयरपोर्ट, रेलवे, सड़क मार्ग, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज और विद्यालय। आगे आता है संचार के स्रोत। आपसी बातचीत करने के लिए इसमें संचार के कुछ आधुनिक स्रोतों को शामिल किया जाता है, जैसे कि इंटरनेट, टेलीफोन, मोबाइल, टीवी इत्यादि। सातवां आता है सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज। बेहतर शिक्षा पाने के लिए, रोजगार पाने के लिए, नौकरियों, व्यवसाय, औद्योगिकरण के कारण लोग अपने स्थान को बदलते रहते हैं। इस तरह से बदलती ज़रूरतों के साथ आधुनिक समाज में सामाजिक परिवर्तन देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, आधुनिक समाज में पुस्तकालय की भूमिका। आधुनिक समाज में पुस्तकालय की भूमिका हमें देखने को मिलती है। इसी पर आइए हम लोग बात करते हैं। आधुनिक समाज की बहुत सी ज़रूरतें होती हैं, जैसे कि शिक्षा अनुसंधान, संस्कृति,
उत्कृष्टता, सूचना और भी अन्य वैचारिक खोज। इस तरह की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आधुनिक समाज ने अलग अलग संस्थान स्थापित किए हैं। पुस्तकालय ऐसे ही प्रमुख संस्थानों में से एक है जहां ज़्यादातर आवश्यकताएं पुस्तकों की सहायता से पूरी की जा सकती हैं। पुस्तकालय एक सामाजिक जन संस्था है जो निरंतर समाज कल्याण में रहते हुए ज्ञानी और अज्ञानी को समान रूप से ज्ञान प्रदान करते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी आयु का हो पुस्तकालय का सदस्य बन सकता है, अपने जीवन के लिए ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। आगे आते हैं तकनीकों का पुस्तकालय पर प्रभाव क्या पड़ रहा है। बहुत से मामले में पुस्तकालयों के जरिए ही सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। हालांकि कंप्यूटर और संचार प्रौद्योगिकी के विकास के परिणाम स्वरूप पद्धति परिवर्तन होने लगी है। तकनीकों के कारण सूचनाएं गैर संस्थागत होती जा रही हैं, व्यक्तियों तक इनकी सीधी पहुंच नहीं हो पा रही है। इस तरह से पुस्तकालयों पर निर्भरता कम होती जा रही है। ऐसा कहा जा सकता है कि आज पुस्तकालय का जो रूप है उसका कोई लंबा भविष्य नहीं है, क्योंकि भौतिक कलाकृतियों के संग्रह के रूप में पुस्तकालय तेजी से लुप्त होता जा रहा है। पुस्तकालयों और सूचना व्यवसाय की सामाजिक संस्कृति और शिक्षा के सामने कई चुनौतियां आकर खड़ी हो गई हैं। हालांकि अभी इस टाइम पर इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। इंटरनेट के जरिए पुस्तकालय को जोड़ करके इसमें कुछ बदलाव लाए गए हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। पुस्तकालय विकास में नेटवर्किंग का प्रयोग। पुस्तकालय व्यवसाय को अपनी सेवा वितरण की पद्धतियों और संचालन की तकनीकों में संशोधन करना चाहिए, जो कि देखने को मिल रहे हैं आधुनिक समाज में, जिससे कि निष्क्रियता से सक्रियता की तरफ परिवर्तन होगा। ग्राहकों की बदलती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पुस्तकालयों को रचनात्मक होना चाहिए और नेटवर्किंग के माध्यम से उन्हें और पुस्तकालयों में उपलब्ध संसाधनों तक पहुंच प्रदान करनी चाहिए। उन लोगों के लिए इलेक्ट्रॉनिक साधन उपलब्ध कराने चाहिए जिनके पास कंप्यूटर या टर्मिनल नहीं है। आगे आते हैं समाज में पुस्तकालय के महत्वपूर्ण कार्य, जैसे कि साहित्य और बौद्धिक उपलब्धियों का संरक्षण करना। आधुनिक समाज में राष्ट्रीय पुस्तकालय, राज्य केंद्रीय पुस्तकालय और विशाल पुस्तकालय ही है जो साहित्य और बौद्धिक उपलब्धियों का संरक्षण करता है। यहाँ पर ये वैश्विक पुस्तकालय है, बाय मिस्टेक विशाल लिख गया है, केंद्रीय पुस्तकालय और विश्व पुस्तकालय। ठीक है, आगे आते हैं पुस्तकालय संस्कृति धरोहर के संरक्षण का काम भी करता है। समाज को पुस्तकालय के इस काम को समझना और मान्यता प्रदान करनी चाहिए, जिससे किसी भी तरह से पुस्तकालय का महत्व कम ना हो। आगे आते हैं संस्कृति में पुस्तकालय का क्या काम है। पुस्तकालय वास्तव में संस्कृति का संरक्षक और संवाहक होता है। पुस्तकालयों द्वारा ही पुस्तकों का संग्रह किया जाता है और उसे संरक्षित किया जाता है। पुस्तकों और प्रलेखों के द्वारा ही हमें अपना इतिहास पता चलता है और संस्कृति मूल्यों का भविष्य के लिए संरक्षित किया जा सकता है। इसके अलावा यह समाज के महत्वपूर्ण संस्कृति धरोहर को सुरक्षित रखता है। इस प्रकार पुस्तकालयों द्वारा संस्कृति मूल्यों को संरक्षित किया जाता है और कई सांस्कृतिक गतिविधियों का संचालन, जैसे कि नाटक, कहानी, चर्चा आदि कार्यक्रम भी किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं औपचारिक शिक्षा में पुस्तकालय का काम। पुस्तकालयों का मुख्य काम औपचारिक शिक्षा में सक्रिय भागीदारी करना है। विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय पुस्तकालय पाठ्य ग्रंथों और सहायक ग्रंथों का विशाल संग्रह निर्मित करके औपचारिक शिक्षा को गति प्रदान करता है। एक सीमा तक जन पुस्तकालय भी इस काम को पूरा करने का काम करता है। शिक्षा नीति की घोषणा। भारत सरकार ने सन 1988 में नई शिक्षा की घोषणा की, जो कुछ इस तरह से है। पहली, नवोदय विद्यालय की स्थापना। कम सुविधा प्राप्त वर्ग को भी
ज़्यादा सुविधा प्राप्त वर्ग के साथ खड़ा किया जाए। इसके लिए प्रत्येक जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय के रूप में नवोदय विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। आगे आते हैं राष्ट्रीय आधारभूत पाठ्यचर्या का विकास। संस्थानों को अधिक एकरूपता प्रदान की जाए जिससे नौकरशाही का क्षेत्र सीमित हो सके और पारंपरिक भारतीय मूल्यों को सुदृढ़ता प्राप्त हो सके। इसके लिए राष्ट्रीय आधारभूत पाठ्यचर्या का विकास किया जा रहा है। तीसरा आता है परीक्षा प्रणाली में सुधार का प्रस्ताव। शिक्षा की गुणवत्ता में परिवर्तन लाया जाए जिससे कि प्रत्येक बालक को विचारशील नागरिक बनाया जा सके। इस उद्देश्य को पाने के लिए बालक निर्दिष्ट शिक्षण का प्रस्ताव है जिससे उसको सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है और परीक्षा प्रणाली में कुछ सुधार प्रस्ताव लाए जा सकते हैं। आगे आता है 100% साक्षरता का लक्ष्य निर्धारित। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिककरण किया जा सकता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्राथमिक शिक्षा 100% हो सके इसके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है और शताब्दी के अंत तक 15 से 35 वर्ष की आयु समूह में 100% साक्षरता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आगे बढ़ते हैं अनौपचारिक शिक्षा में भूमिका। औपचारिक शिक्षा में इसकी क्या भूमिका है ये तो हम देख चुके हैं। अब देखेंगे कि पुस्तकालय का अनौपचारिक शिक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका है। हर एक व्यक्ति को अनौपचारिक शिक्षा की आवश्यकता भी होती है जिसका एकमात्र सशक्त माध्यम पुस्तकालय भी है। अनौपचारिक रूप से पुस्तकों का प्रयोग मनोरंजन, कहानी, कॉमिक बुक, नॉवेल और भी बहुत से तरह से किताबों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है धार्मिक तथा आध्यात्मिक में पुस्तकालय की भूमिका। पुस्तकें कई तरह की होती हैं, सूचनात्मक, मनोरंजनात्मक, प्रेरणात्मक आदि। प्रेरणात्मक पुस्तक धर्म और आध्यात्मिक बातों पर आधारित होती है। इस तरह की पुस्तकों को संग्रह करके पुस्तकालयों द्वारा धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में योगदान दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं व्यक्ति के विकास में पुस्तकालय की भूमिका। पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त करके कोई भी व्यक्ति अपने काम में दक्षता प्राप्त करके व्यक्तिगत उन्नति के साथ राष्ट्रीय प्रगति में सहायक सिद्ध हो सकता है। आगे आते हैं मनोरंजन तथा फुर्सत के समय में पुस्तकालय का प्रयोग। हर एक व्यक्ति अपने मनोरंजन के लिए कई तरह के साधनों का उपयोग करता है। उसमें सबसे ज़्यादा मान्यता या सामान्य आदतें जो देखने को मिली हैं वो अध्ययन में पाई गई हैं। आज भी काफ़ी लोग हैं जो अपने खाली समय में बैठ करके अध्ययन करना पसंद करते हैं, पढ़ना पसंद करते हैं किताबें। इस तरह से सिर्फ मनोरंजन में ही नहीं बल्कि फुर्सत के समय में, खाली समय में भी इसका सदुपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं आजीवन स्वस्थ शिक्षा का सशक्त माध्यम। पुस्तकालय जनसाधारण को आजीवन स्वस्थ शिक्षा प्रदान करने में अपनी भूमिका अदा करता है। अगर समाज का कोई सदस्य आत्म उन्नति के लिए स्वस्थ शिक्षा का अभिलाषी है तो उसके लिए पुस्तकालय ही एकमात्र ऐसी संस्था है जो उससे ऐसी शिक्षा प्रदान करने में सहायता दे सकती है। आगे आते हैं सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन में भी पुस्तकालय की महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है। समाज में परिवर्तन लाने में पुस्तकालय एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जैसे कि भारतीय संविधान के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। भारतीय संविधान को भारत के सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता और समानता प्रदान करने और जनसाधारण के ज़रूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से बनाया गया है। एक जन पुस्तकालय बिना किसी भेदभाव के सबको निःशुल्क ग्रंथ और सूचना प्रदान करता है। इसके द्वारा राजनीतिक और सामाजिक चेतना प्राप्त की जा सकती है। इस तरह से पुस्तकालय सामाजिक परिवर्तन लाने में सहायक सिद्ध होता है। विज्ञान तकनीकी के विकास के कारण
समाज तेजी से परिवर्तित हो रहा है और इस कारण से परिवर्तन के साथ सामंजस्य स्थापित करना काफी मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी पुस्तकालय एक ऐसी संस्था है जहां पर बदलते परिवेश में प्राचीन सूचना का भी उतना ही महत्व है जितना कि नवीन सूचनाओं का। इस कारण सूचनाओं का संग्रह, उसका विकास काफी आवश्यक है। साथ ही नवीन तकनीकों के प्रयोग के माध्यम से सूचना सेवाओं में नवीनता लाने जैसे प्रयोग का सहारा लेकर परिवर्तन में सामंजस्य बैठाया जाता है। वर्तमान समय में सूचनाओं के प्रसारण के लिए इंटरनेट और अन्य संचार माध्यमों का भी उपयोग किया जा रहा है। अब आते हैं हम सूचना समाज पर। होप सो आपको ऊपर की सारी लाइनें अच्छे समझ में आई होंगी आधुनिक समाज के बारे में। अब हम जानेंगे कि सूचना समाज क्या है और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। जिस समाज के अंदर सूचनाओं का आदान प्रदान सस्ते और सुगम ढंग से संभव हो जाता है, उसे ही हम सूचना समाज कहते हैं। सूचना ही शक्ति है। जिसके पास सूचना का भंडार होता है वही व्यक्ति या राष्ट्र सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। एक ऐसा समाज जिसमें भौतिक वस्तुओं के उत्पादन की जगह पर सूचना के उत्पादन को पहला स्थान दिया जाता है, वो सूचना समाज कहलाता है। ये विचार सूचना तकनीकी, कंप्यूटर, टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट, ईमेल आदि नए सूचना संचार प्रौद्योगिकी के कारण के साथ गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। सूचना आजकल देख रहे हैं आप लोग, सूचना इधर से उधर पहुंचाने में, एक कोने से दूसरे कोने तक जाने के लिए काफ़ी हद तक इंटरनेट का यूज़ किया जा रहा है, जिसमें कंप्यूटर, टेलीफोन, मोबाइल, टीवी, ईमेल, ये सारी चीज़ें प्रयोग में लाई जा रही हैं। भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी परियोजना की शुरुआत की थी। सूचना को लोगों तक पहुंचाने के लिए कम शुल्क पर या फिर निशुल्क इंटरनेट सेवा प्रदान कराना इस परियोजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। आगे आते हैं, सूचना तेजी से बढ़ते हुए धन संपत्ति का स्रोत बनती जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कार्यकर्ता सूचना जगत में नियुक्त किए जा रहे हैं। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य मानव गतिविधियां सूचना और ज्ञान पर निर्भर करती हैं। इस तरह सूचना समाज वह समाज है जिसमें सूचना ही मुख्य उत्पादक होती है। आगे आते हैं, सूचना समाज के आगमन को निर्धारित करने वाले कारक। इसमें शामिल है आंकड़ों का विस्तार, पूरे समाज की सूचना के प्रति बढ़ती हुई दिलचस्पी और निर्भरता। सूचना समाज एक महत्वपूर्ण गुण उसके आधारभूत संरचना का नेटवर्क पर आधारित होना। नेटवर्क सूचना समाज में तंत्रिका तंत्र की भूमिका अदा कर रहा है। कंप्यूटर नेटवर्क तकनीकी आधार प्रदान करते हैं जो संचार समन्वय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कंप्यूटरीकरण का उच्च स्तर, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रसंस्करण की बड़ी मात्रा और दूरसंचार आधारित सूचना सेवा संचार के साथ साथ सूचना प्रौद्योगिकी का व्यवसाय किसी समाज या राष्ट्र के सूचना समाज बनने या ना बनने का निर्धारण करने वाला प्रमुख मानदंड है। सूचना समाज पर संयुक्त राष्ट्र का विश्व शिखर सम्मेलन। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ने डिजिटल क्रांति के जरिए एक ऐसे मंच का सृजन किया है जिससे सूचना, विचार और ज्ञान को विश्व के एक कोने से दूसरे कोने तक बिना किसी रुकावट के भेजा जा सकता है। आज के समय में इंटरनेट एक ऐसा साधन बन गया है जिसके उपयोग से आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक क्षेत्र में विकसित और विकासशील राष्ट्र आपसी में साझेदारी कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, 2003 में विश्व के ज़्यादातर देशों ने जिनेवा में एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए जिसको सूचना समाज का विश्व शिखर सम्मेलन का घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। इस घोषणा पत्र में काफ़ी सारी बातें रखी गईं जिसमें से इस वीडियो में मैंने आप लोगों को कुछ उपलब्ध कराई हैं, लेकिन कुछ यहाँ पर मैंने नहीं उपलब्ध कराई हैं। जितनी आपके लिए ज़रूरी हैं
जानकारी के लिए उतनी यहाँ पर आपके सामने है। तो आइए जानते हैं कि विश्व शिखर सम्मेलन के घोषणा पत्र में किस टाइप की बातें कही गई हैं। पहला आता है लोक केंद्रित एवं विकास अभिमुखी सूचना समाज का निर्माण, जिससे सभी वर्ग के लोग सूचना की सहभागिता, सृजन, अभिगमन का उपयोग करके स्वयं, समुदाय और समाज को सतत विकास की ओर ले जा सकते हैं। सेकंड आता है विकास की गति के काम, गरीब और भुखमरी से निजात पाना, प्राथमिक सर्व शिक्षा की प्राप्ति, महिला सशक्तिकरण, लिंग भेद की असमानता को दूर करना, पर्यावरण सुरक्षा, संवर्धन और स्वास्थ्य उन्नयन। तीसरी बात है अधिकार, स्वतंत्रता के मूलभूत अधिकार, मानव अधिकार और विकास के अधिकार जो वियना घोषणा पत्र के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। चौथा आता है घोषणा पत्र के अनुच्छेद 19 का पालन, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की प्राप्ति जिससे सूचना समाज की नींव रखी जा सके और मानव अधिकार घोषणा पत्र के अनुच्छेद 19 का पालन भी हो सके, क्योंकि किसी स्वस्थ सूचना समाज के लिए सूचना के आदान प्रदान की प्रक्रिया बहुत जरूरी होती है। आगे आते हैं मानव गरिमा का सम्मान और अधिकार, ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें इस मानव गरिमा का सम्मान हो, हर एक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास और स्वतंत्रता का अधिकार मिल सके। छठा आता है देश संप्रभुता की रक्षा, घोषणा पत्र के अनुसार सभी देशों की संप्रभुता और समानता की रक्षा करना इसमें शामिल किया गया है। सातवें की तरफ बढ़ते हैं, अनुसंधान से प्राप्त परिणाम, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान से प्राप्त परिणामों को सूचना समाज के विकास में लगाना। आगे देखते हैं आपसी सहभागिता को बढ़ाना, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग से शिक्षा, ज्ञान, सूचना आदि के क्षेत्र में आपसी सहभागिता, यहाँ पर ये बाय मिस्टेक गलत टाइप हो गया है, यहाँ पर आएगा आपसी सहभागिता करके समय और दूरी जैसी बाधाओं को दूर करना जो एक सूचना समाज के विकास में रुकावट पैदा करती हैं। टाइपिंग में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है तो इस पर ना जाएं, ठीक है, लाइंस को समझें। आगे आते हैं नाइन्थ, उत्पादकता में वृद्धि, सूचना और प्रौद्योगिकी को औजार के रूप में इस्तेमाल कर उत्पादकता में वृद्धि करना, आर्थिक विकास करना, रोजगार में वृद्धि करना, जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करना इसमें शामिल किया गया है। इसके बाद आता है डिजिटल विभाजन का अंत, विकसित और विकासशील देशों के बीच में डिजिटल विभाजन को दूर कर आपसी संबंध को मजबूत करना। ये सारी बातें इसमें शामिल की गई हैं। यहाँ मैंने आपको 10 ही दिए हैं, यहाँ पर मतलब आपको वीडियो में दिए हैं। इसके अलावा और भी इस घोषणा पत्र में चीज़ें शामिल की गई हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के विश्व शिखर सम्मेलन घोषणा पत्र में इसी तरह की अवधारणाएं शामिल की गई हैं जिससे सूचना समाज के जरिए विश्व का भविष्य उज्जवल हो सके। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आता है सूचना समाज की कुछ धारणाएं हैं, इन धारणाओं को हम देखते हैं। सूचना का निर्माण, वितरण, हस्तांतरण, उपयोग और सुधार एक महत्वपूर्ण आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधि होती है। इस तरह के समाज में उत्पादन, अर्थव्यवस्था और समाज में सूचना तकनीकी की केंद्रीय भूमिका होती है। पहले हम देखेंगे कि इसकी आर्थिक धारणा क्या है। कुछ लेखकों का कहना है एक सूचना समाज के प्रमुख विशेषता उसकी अर्थव्यवस्था की प्रकृति होती है। कुछ लेखकों ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की सांख्यिकीय का पुनः संग्रह करके ये परिणाम निकाला है कि संयुक्त राज्य के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में 46% अंश सूचना क्षेत्र का ही है। आज संयुक्त राज्य की अर्थव्यवस्था सूचना क्षेत्र पर ही आधारित है। इसके बाद देखेंगे स्थानीय धारणा। स्थानीय धारणा को हाल ही के
वर्षों में सूचना समाज के सूचकांक के रूप में स्वीकार किया गया है। सूचना नेटवर्क को शहरों, क्षेत्रों, महाद्वीपों और वास्तव में पूरे विश्व को और उनके अंदर के स्थानों को आपस में जोड़ते हुए सूचना नेटवर्क के केंद्रीयता में एक महत्वपूर्ण विचार है। इस तरह से यह स्थानीय धारणा के अंदर अलग अलग स्थानों को एक साथ जोड़ती है। आगे बढ़ते हैं व्यावसायिक धारणा। सूचना समाज के ज़्यादातर निर्धारक व्यावसायिक परिवर्तनों को नए युग की शुरुआत के संकेतों के रूप में देखते हैं, जो कि नई प्रौद्योगिकियों के आगमन को दर्शाती है। व्यवसाय के वितरण में परिवर्तन ही सूचना समाज का सिद्धांत के केंद्र हैं। आगे आते हैं ज्ञान समाज की परिभाषा। ऊपर की लाइनों में हमने सबसे पहले देखा आधुनिक समाज क्या है और उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं। उसके बाद हमने सूचना समाज के बारे में जाना, सूचना समाज क्या है, किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं और उसे पुस्तकालय से और नेटवर्क से किस तरीके से जोड़ा गया है। अब हम बात करेंगे ज्ञान समाज की परिभाषा। डेफिनेशन ऑफ नॉलेज सोसाइटी, एक ऐसा समाज जिसमें ज्ञान एक महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका निभाता है। एक ज्ञान समाज सूचना समाज से अलग होता है। इसे सूचना समाज ही नहीं कह सकते हैं, ये उससे थोड़ा सा भिन्न है। ज्ञान समाज अपने शुरुआती और प्रयोग की स्थिति को सुनिश्चित करते हुए अपनी पूरी प्रक्रिया को व्यवस्था के साथ में ज्ञान के लिए प्रेरणा देता है और नए ज्ञान में वृद्धि करता है। समाज की रचना ही ज्ञान के द्वारा होती है। विकास और प्रगति के साथ समाज की कार्यप्रणाली ज्ञान पर आधारित होती है। ज्ञान पूरी तरह से लोगों के अंदर ही मौजूद होता है। ये स्पष्ट है कि किसी भी राष्ट्र या किसी भी समाज की सबसे बड़ी संपत्ति उसके लोग होते हैं। ज्ञान ही है जो किसी देश को बड़ी सफलता पाने के लिए और विकसित बनाने के लिए या किसी देश को खड़ा करने के लिए अवसर देता है। ज्ञान अब केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, आज ये पूरे समाज की विशेषता बन चुका है। ज्ञान आधारित समाज की स्थापना। ज्ञान आधारित समाज की स्थापना की प्रक्रिया तब पूरी होगी जब सही दिशा में हमारी प्रगति को सूचित करने वाले मात्रात्मक मानदंड को दर्शाने वाले संकेत स्पष्ट हो जाएंगे। ज्ञान आधारित समाज के उद्भव का मतलब है पूरी अर्थव्यवस्था में शिक्षित और कुशल काम बल की हमेशा बढ़ती हुई मांग। हम कह सकते हैं कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग नियुक्त सही दिशा में उठाया गया एक कदम है। राष्ट्रीय ज्ञान का क्या काम है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का, वो भी हम आगे समझेंगे। हमारे ज्ञान संबंधी संस्थानों और मूलभूत सुविधाओं के सुधार के लिए रूपरेखा की तैयारी का काम जो है वो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को सौंपा गया है। आ गया। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को सौंपा गया है। इसने अपनी रिपोर्ट जमा कर दी है जो हमें ज्ञान आधारित समाज में बहुत आगे तक ले जाएगी। इसके बाद आती है ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था। ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था शब्द को सबसे पहले आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने प्रयोग किया और उस प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान और सूचनाओं के निर्माण और प्रयोग पर आधारित व्यवस्थाओं के रूप में परिभाषित भी किया। आगे आते हैं। ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को नई अर्थव्यवस्था या आधुनिक अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। हालांकि एक वास्तविक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में आमतौर पर केवल उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ सभी क्षेत्र ज्ञान प्रधान बन गए हैं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का सुझाव था कि निम्न कार्यों के लिए ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के लिए संशोधित संकेतों की जरूरत होगी, जैसे कि ज्ञान के निवेश को आंकना,
ज्ञान के भंडार और प्रवाह को मापना, ज्ञान के परिणामों को मापना, ज्ञान के नेटवर्क को मापना, ज्ञान और अधिगमन को मापना। आगे बढ़ते हैं। ज्ञान की संपत्ति विकासशील देशों को शक्तिशाली अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने और कम कीमत वाले श्रम से मुक्ति दिलाते हुए बढ़ते हुए उत्पादक और आय के साथ आगे आने में सक्षम बनाएगी। इसलिए क्षमता निर्माण में सहायता प्रदान करते हुए और नीतिगत ढांचा तैयार करने में सक्षम बनाते हुए ज्ञान की वृद्धि के लिए मार्ग प्रशस्त करना बहुत ज़रूरी है। ये नीतिगत ढांचे लोगों को अपनी प्रगति में बढ़ोतरी करने के लिए ज्ञान की शक्ति का प्रयोग करने का अवसर देंगे। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने यूनिट 1 में मेन टॉपिक्स पर बात किए। एक तो आधुनिक समाज क्या है, आधुनिक समाज में पुस्तकालय की भूमिका क्या है, सूचना समाज क्या है, और लास्ट में हमने देखा कि ज्ञान समाज क्या है और यह ज्ञान किस तरीके से पूरे विश्व से जुड़ गया है। होप सो आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि नेक्स्ट आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। इसके बाद की वीडियो हमारी रहेगी यूनिट 2 पर और उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो लोग लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए। इसी तरह से मिलते हैं अगली क्लास में GK 99। थैंक यू फॉर वॉचिंग।